प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात आते ही सबसे पहले जहन में आता है इंग्लिश अल्फाबेट का तीसरा लेटर सी। जी हाँ, सी नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसी से इंस्पायर्ड और डेवलप्ड हुए हैं। वैसे आपने भी अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है तो डीओएस डोज में सी की कोडिंग जरूर से की होगी और सी का एडवांस्ड वर्जन है C++। तो आज दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सी और C++ को। जब भी आप कुछ शुरू करें पढ़ना, लिखना या समझना तो उसके पीछे हमेशा एक क्यों होना चाहिए। इस क्यों का जवाब ही आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि बिना पर्पस के आप अपना एंथुजियाज्म लूज कर देंगे और या तो इनिशियली या तो मिड लेवल तक आप अपनी लर्निंग ड्रॉप कर देंगे। तो करते हैं इसी क्यों से शुरुआत और समझते हैं व्हाई यू शुड लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि सी एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हाई एंड लो लेवल सिस्टम्स डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। सी से पहले आप एक सिस्टम की प्रोग्रामिंग करते हैं और फिर उस सिस्टम पर चलाने के लिए एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। यही रीजन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में सी का एक अलग ही रुतबा है। सी भी जावा की तरह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आज आपको रियलाइज होगा कि जावा, पाइथन, C# जैसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हुए भी सी ने अपनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं खोई है। तो सी के क्रिएटर थे अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची। डेनिस बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे जो एक टेक्निकल कंपनी थी। यह रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ट्रांजिस्टर, लेजर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे B, C, C++ पर काम हुआ। इस कंपनी के नाम 9 नोबेल प्राइजेस जीतने का रिकॉर्ड भी है। यही डेवलप्ड हुआ सी, जो कि दुनिया का पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो भले ही आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माहिर क्यों ना हो, हर प्रोग्रामर को सी की जानकारी होती ही है। इसी कॉमन सेंस के चलते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में सी को लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, मतलब जो हर कहीं कॉमन है। पाइथन, जो कि एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे भी सी पर बेस्ड करके बनाया गया है। एक्चुअली देखा जाए तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सोर्स सी ही है, इसलिए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को सबसे पहले सी ही पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं सी को कहाँ यूज किया जाता है, इससे इसकी रेलेवेंसी साबित हो जाएगी। लोगों को लगता है कि सी पुराना, आउटडेटेड और एक इजीली रिप्लेसेबल लैंग्वेज है जिसकी जगह आज के ट्रेडिंग लैंग्वेजेस ने ले ली है। पर ये बेस्ट टाइम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। आपके आसपास जो भी लेटेस्ट गैजेट, स्मार्टफोन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर और ब्राउजर मौजूद हैं, वो है पावर्ड बाय सी। क्योंकि वॉइस कमांड से टीवी, फ्रिज का ऑन ऑफ होना, लाइट्स का जलना बुझना, इस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कहते हैं। अभी से ही इनका बोलबाला हो गया है। जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें से ज्यादातर डिवाइसेस की कोडिंग सी से की जाती है। मतलब सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है जिसके कंपाइलर्स लगभग सभी हार्डवेयर में यूज होते हैं। क्योंकि सी एक लो रन टाइम वाली लैंग्वेज है और इसी वजह से कोई भी डिवाइस, सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करता है, उसे सी से ही लिखा गया होता है। इसके अलावा दुनिया के मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस जैसे ओरेकल, MySQL, MS SQL सर्वर और Postgres SQL की कोडिंग भी सी में की गई है। यही नहीं, डिट्टो फॉर अपाची और कई सर्वर्स का कोड लैंग्वेज भी सी ही है। 3D मूवीज को जिन ऐप से डेवलप किया जाता है उनका भी सोर्स लैंग्वेज सी ही है। एक 3D सिस्टम पहले 2D इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करता है। इसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस पर सेकंड की जरूरत पड़ती है, जिसे सी फास्ट स्पीड में पॉसिबल बनाता है। साल 2017 तक जावा के बाद ये दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सी को सीखने के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। एक फ्रंट एंड डेवलपर भले ही जावा और पाइथन जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट क्यों ना हो, सी की डीप नॉलेज किसी भी प्रोफेशनल करियर को एडेड एडवांटेज देती है। अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मशीन्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जितना लोअर लेवल लैंग्वेज को यूज करेंगे उतना ही मशीन कोड लिखने के काबिल होते जाएंगे। सी के साथ आप सीधे कंप्यूटर मेमोरी मैनिपुलेटिंग स्किल्स को हासिल करते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेशन कैसे काम करता है, कैसे सी डेटा को होल्ड करता है, इन सब की समझ आपको क्वालिटी कोड लिखने में शार्प एज देती है। एज अ बिगिनर अगर आप सी सीखने से शुरुआत करते हैं तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर आपका होल्ड जल्दी डेवलप होता है। इसलिए किसी एडवांस्ड वर्जन पर मूव करने से पहले अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये ट्रांजिशन स्मूथ होगा। अब तक तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि अगर सी में आपकी एक्सपर्टीज रहेगी तो आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और क्योंकि आने वाला जमाना तो IoT,
यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही है तो सी के साथ आप खुद को रेलेवेंट रख सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले मार्केट में सी प्रोग्रामर्स की सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली अगर आप सी के साथ वेल वर्स्ड रहेंगे तो डिमांड हाई रहेगी। अभी सी के कुछ की फीचर्स हम देख लेते हैं। तो सी के प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को रीड करना और सीखना दोनों ही बहुत इजी है। सी के साथ डीबगिंग कोड ज्यादा एक्सेसिबल और फास्ट परफॉर्म करते हैं। डीबग कोड कंप्यूटर कोड होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम को टेस्ट करने के काम आते हैं। अगर दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें तो सी में लिखे प्रोग्राम्स थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए इनके साथ टाइम कंजप्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब कोई सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करना हो तो ज्यादातर डेवलपर्स सी को चूज करते हैं। ये हर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो इसलिए इसके साथ काम करना आसान हो जाता है। बहुत सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज सी और सी से डेवलप्ड टूल्स से चलती हैं। तो सी पर स्कारलेट जोहानसन वाली मूवी ल्यूसी का डायलॉग फिट बैठता है, आई एम एवरीवेयर। तो चलिए एक बिगिनर के तौर पर सी को सीखने की स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करते हैं ताकि आपके लिए इसकी लर्निंग आसान बनी रहे। सबसे पहले तो अपने आसपास कोई ऐसा रिसोर्स ढूंढिए जो आपको अच्छे से सी को सिखा सके। अगर आप वाकई में डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कोई रिनाउंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जो कम से कम डिप्लोमा कोर्स ऑफर करता हो। वहां भी आपको ये देखना होगा कि कोई एक्सपर्ट फैकल्टी है या नहीं जो सी की डीप अंडरस्टैंडिंग रखता हो। एक बार आप लर्निंग शुरू कर दे तो रोज सीखे गए कोड्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर दिन सीखने से ही आपका लॉजिक क्लियर होगा और कोड्स को आप मेमोराइज कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सी कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस, GNU सी कंपाइलर और पोर्टेबल सी कंपाइलर कुछ पॉपुलर नाम हैं जिन्हें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके आप सी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी प्लस प्लस का लेटेस्ट वर्जन भी होना चाहिए, क्योंकि 1985 से अब तक इसके 20 वर्जन्स आ चुके हैं। तो आपके सिस्टम में कम से कम यही होना चाहिए, पर कुछ एक्सपर्ट C++14 और C++17 भी रेकमेंड करते हैं, पर कम से कम C++11 होना ही चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन ही सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से वीडियोस मौजूद हैं जिनसे सी की नॉलेज ली जा सकती है। तो ऐसे ही कुछ यूट्यूब चैनल्स है, कोड विद हैरी, सौरभ शुक्ला, नेसो एकेडमी, फ्री कोड कैंप, द न्यू बॉस्टन, सिंपली लर्न और CS50। इनके अलावा भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अपनी भाषा में भी वीडियोस मिल जाएंगे। अब अगर बात करें ऑनलाइन कोर्सेज की तो यूडेमी का सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, मास्टर द सी लैंग्वेज, EDX का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन सी प्रोग्रामिंग विद लाइनक्स, कोर्सेरा का सी फॉर एवरीवन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, प्लूरल साइट का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स जैसे कोर्सेज सी को ग्रैब करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हुए अपनी क्वेरी और क्यूरियोसिटी दोनों ही आप ऑनलाइन फोरम पर सर्च एंड शेयर कर सकते हैं। इसलिए अपना नॉलेज बैंक बढ़ाने के लिए हम कुछ ऑनलाइन फोरम्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं जिनको ज्वाइन करने से आप फायदे में रहेंगे। और ये है स्टेक ओवरफ्लो, सी बोर्ड फोरम, कोड फोरम, रेडिट, डिफेंस फोर्स, देव कम्युनिटी यानी DEV, कोड प्रोजेक्ट और GO4 एक्सपर्ट यानी कि Go4 एक्सपर्ट। इनके मेंबर बनिए और अपनी लर्निंग बूस्ट कीजिए। जावा, पाइथन और C# जैसे ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस के बाद भी अगर सी में डीप नॉलेज है तो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और ड्राइवर्स डेवलप करने में करियर बन सकता है। क्योंकि सी एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर मेमोरी, फर्मवेयर और इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस बनाने में सी एक हाईली डिपेंडेबल है। तो सी में महारथी बन जाइए और अपने करियर को मनचाहा शेप दीजिए। रही बात रोल्स की, तो अब जूनियर प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्वालिटी एनालिस्ट, गेम प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग आर्किटेक्ट, बैक एंड डेवलपर, एम्बेडेड इंजीनियर और डेटाबेस डेवलपर के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। बात करें अगर स्पेसिफिकली गेम डेवलपमेंट की तो 2021 में हुए एक सर्वे से ये पता चला है कि सी मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट में 12वें नंबर पर है और 21% यानी 21% प्रोफेशनल डेवलपर्स इसे यूज करते हैं। हालांकि ज्यादातर डेवलपर्स इसे लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, पर गेम डेवलपमेंट के लिए गेम इंजन्स बनाने में सी को बहुत यूज किया जाता है। एक गेम इंजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है जिसे डिजाइन ही वीडियो गेम्स बनाने के लिए किया जाता है। एक गेम इंजन किसी गेम की लाइब्रेरीज और सपोर्ट प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर खड़ा करता है। सी से बनाए गए कुछ गेम इंजन्स है ब्लेंड फॉर वेब, गोल्ड SRC, ब्लेंडर गेम इंजन, ORX, बिल्ड इंजन, Q फ्यूजन और MUGEN।
C#, C++, लुआ और जावा स्क्रिप्ट से बहुत से गेम्स डेवलप किए जाते हैं, पर सी से भी गेम्स डेवलप हुए हैं, जैसे क्वैक, पाई इन द स्काई, एलियंस ऑफ गोल्ड, डूम, ब्लैकस्टोन और रिटर्न टू कैसल। अब बात करते हैं C++ की। तो C के मुकाबले C++ के साथ आता है स्टीप लर्निंग कर्व, मतलब C के मुकाबले C++ को सीखना थोड़ा मुश्किल है, पर अल्टीमेटली इसे सीखना फ्रूटफुल होगा, क्योंकि अगर आप C को सीखने के बाद C++ सीखने जाएंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि तब तक प्रोग्रामिंग लॉजिक और कोडिंग सिंटेक्स से आप फेमिलियर हो चुके होंगे। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1979 में इन्वेंट किया था डियाओना स्ट्रॉस्ट्रॉप ने। तब ये बेल लैब्स के साथ PhD थीसिस कर रहे थे। C++ ऑब्वियसली C का एक्सटेंशन है। इसे ओरिजिनली C विद क्लासेस नाम दिया गया था। डियाओना C को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे, इसलिए वो C++ लेकर आए। 1983 में इसका नाम C++ कर दिया गया। अब ये भी देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में ये भाई साहब कितने गहरे पानी में है, और ये पता लगेगा इसके फील्ड ऑफ यूज से। तो C++ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम डेवलपमेंट, 3D एनिमेशन, वेब ब्राउजर्स, सॉफ्टवेयर फॉर ऑफिसर्स, मेडिकल सॉफ्टवेयर, हर तरह के कंसोल गेम्स, अडोबी फोटोशॉप, PDF टेक्नोलॉजीज और MRI स्कैनर्स तक में C++ का यूज मिल जाएगा। आप या तो फायरफॉक्स या क्रोम वेब ब्राउजर्स यूज कर रहे होंगे तो इसमें भी C++ से कोडिंग हुई है। ये तो कुछ लिमिटेड फील्ड्स है, पर C++ का यूज तो इससे भी कहीं ज्यादा है। क्योंकि C++ सीखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, मतलब हर वो कैंडिडेट जो कोडिंग सीख रहा है और एक बिगिनर है, उसे खुद से ये सवाल करना चाहिए कि उनकी कोडिंग कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। अगर आप इस लॉजिक पर फोकस करेंगे तो आप डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। साथ ही आप पहले व्यक्ति नहीं है जो C++ सीख रहे हैं, तो उनके टच में रहिए जो C++ सीख चुके हैं। आप जिन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे वो कईयों ने ऑलरेडी फेस की होगी, तो ऐसे प्रोग्रामर्स के साथ जान पहचान रहेगी तो आप अपनी क्वेरीज उनसे पूछ पाएंगे और वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। स्टैक ओवरफ्लो जैसे ऑनलाइन फोरम से आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। सी प्रोग्रामिंग को डिस्कस करते हुए भी मैंने कुछ और फोरम्स का जिक्र किया था, उनका मेंबर बनना भी आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। अगर C++ को जल्दी सीखना है तो आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपको कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना आसान रहेगा। एडुकेटिव नाम से एक वेबसाइट है और ये भी लर्न C++ फ्रॉम स्क्रैच नाम से एक इंटरैक्टिव कोर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स और फंक्शंस सीख सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन सीखने की कोशिश कीजिए। C++ सीख लेने के बाद आप एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, मेटा प्रोग्रामिंग यानी कैसे एक प्रोग्राम खुद से इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है, कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम और इनके बीच का डिफरेंस, ऑप्टिमाइजेशन, डायनेमिक लाइब्रेरीज और जेनेरिक प्रोग्रामिंग पर एक्सपर्ट बन सकते हैं। सही तरीके से C++ प्रोग्राम्स लिखने के लिए आपको कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और ये हैं टेक्स्ट एडिटर, जहां पर आपको कोडिंग लिखनी पड़ती है। जैसे कोई स्टूडेंट अपना इंग्लिश का होमवर्क इंग्लिश कॉपी में करता है और मैथ वाला मैथ की कॉपी में, तो उसी तरीके से C++ प्रोग्राम की कोडिंग जहां होती है वो होते हैं टेक्स्ट एडिटर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स है नोटपैड++, एटम, सबलाइम टेक्स्ट और ब्लूफिश। अगला है C++ कंपाइलर, जो कि आपके कोड को रन करता है। तो मेन दो पर्पस के लिए एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। पहला ये चेक करता है कि आपके लिखे कोड्स C++ लैंग्वेज रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं, और दूसरा ये आपके कोड को ट्रांसलेट करता है। तो मशीन लैंग्वेज में C++ के कुछ वेल नोन कंपाइलर्स है, GCC, क्लैंग और विजुअल स्टूडियो C++ कंपाइलर। फिर आते हैं लिंकर। एक कंपाइलर जब काम अपना कर लेता है तो ये कंपाइलर के बनाए ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर प्रोग्राम में भेजता है। ये 3 काम पूरे करता है। पहला, ये सभी ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक सिंगल प्रोग्राम में कंबाइन करता है। दूसरा, ये आपके लिखे प्रोग्राम को लाइब्रेरी फाइल से लिंक करता है। और तीसरा, ये क्रॉस फाइल नेमिंग और रेफरेंस इश्यूज को चेक करता है। आखिरी टूल आता है लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी प्री पैकेज्ड बंडल ऑफ कोड होता है जिन्हें रीयूज किया जा सकता है, मतलब बार बार कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप अलग से टेक्स्ट एडिटर या कंपाइलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो बेस्ट सोल्यूशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या IDE। C++ के लिए डिजाइन किए गए किसी IDE के साथ आपकी कोडिंग आसान हो जाती है। कोड ब्लॉक्स, विजुअल स्टूडियो कोड और एक्लिप्स C++ के कुछ पॉपुलर IDEs हैं।
अब C++ के कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन्हें समझने से C++ को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगी। कीवर्ड्स की बात करें तो उनके प्री डिटरमाइंड नेम्स होते हैं जो कोड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही कुछ कोड्स हैं गोटो, फ्लोट, पब्लिक, क्लास 1 और int डॉट। फिर आते हैं वेरिएबल्स, जहां पर वैल्यूज स्टोर होते हैं। कोडिंग के समय वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इसमें करेक्ट कीवर्ड यूज करते हुए वैल्यू और टाइप असाइन करना पड़ता है। C++ में नेम्स हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब सभी कीवर्ड्स का लोअर केस में होना जरूरी है। नेम डिक्लेयर करते हुए उसमें लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। नेम्स को लेटर या अंडरस्कोर से शुरू करना होता है, जिसमें व्हाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते और नेम्स में रिजर्व्ड कीवर्ड्स को यूज नहीं किया जा सकता। डेटा टाइप्स अलग अलग डेटा को डिफाइन करते हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। डेटा टाइप्स बताते हैं कि वेरिएबल्स किस तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। C++ में 3 तरह के डेटा टाइप्स यूज होते हैं, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, डिराइव्ड डेटा जैसे फंक्शन, रेफरेंस, एरे और पॉइंटर, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जिन्हें प्रोग्रामर अपने हिसाब से सेट करता है। स्ट्रिंग्स जिन्हें C++ में ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ता है, जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग। C++ का अगला टर्म है ऑपरेटर्स, जो कि बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो कैलकुलेशंस करने के काम आते हैं, जैसे प्लस एक ऑपरेटर है जिससे एडिशन होता है, वही माइनस ऑपरेटर यूज होता है सब्सट्रैक्शन के लिए। एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने का मतलब होता है एक ही समय एक ऑपरेटर एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और लॉजिकल कंपैरिजन के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होना है या नहीं। 4 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं इफ, एल्स, एल्स, इफ और स्विच। जब आप C++ में प्रैक्टिकल कोडिंग करेंगे तो इन सभी कोड्स को सही से समझने लगेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि C++ सीखने में कितना टाइम लगता है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप सच में सीखना क्या चाहते हैं। अगर आप इस लैंग्वेज को सीखने में सीरियस है तो आपकी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स भी अपने करियर के दौरान कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, क्योंकि C++ को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब तक नए ऑब्जेक्टिव्स आते रहेंगे आपकी लर्निंग चलती रहेगी। लेकिन कोई कैंडिडेट अगर शिद्दत से लगा रहे तो 1 से 2 साल के अंदर C++ के साथ एक डेवलपर बनने लायक काबिलियत हासिल कर सकता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो C++ के साथ जिन रोल्स में आप फिट बैठ सकते हैं वो है डिजिटल इलेक्ट्रिक इंजीनियर। इसका काम होता है बाइनरी सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, ऑटोमेशन टूल्स और सॉफ्टवेयर बनाना। इसके लिए इन्हें डिजिटल सर्किट्स डिजाइन करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम में C और C++ दोनों की ही जरूरत पड़ती है। एक डिजिटल इलेक्ट्रिक इंजीनियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में एक्सपर्ट होता है। अगला रोल है रियल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो रियल टाइम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेवलप करते हैं। इसके लिए यूजर की डिमांड के हिसाब से सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम और आर्किटेक्चर तैयार करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन प्रोग्राम्स, मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट, मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स, डेटा एनालिसिस प्रोग्राम्स, स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम्स जैसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने का काम रियल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिया जाता है। C++ के साथ अगला रोल जो आप निभा सकते हैं वो है DevOps इंजीनियर, यानी डेवऑप्स इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर डेवलप भी करता है और उसका ऑपरेशंस भी मॉनिटर करता है। डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए कोडिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दोनों की जानकारी होनी चाहिए। इस रोल के लिए ऑपरेशंस, डेवलपमेंट और IT में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जो हॉटेस्ट IT जॉब्स में से एक है। एम्बेडेड इंजीनियर बनने के लिए भी C++ में नॉलेज होनी चाहिए। एक एम्बेडेड इंजीनियर काम करता है कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस और IoT डिवाइसेस पर। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या बीटेक इन IT के साथ एम्बेडेड इंजीनियर बना जा सकता है। C और C++ दोनों के साथ ही एम्बेडेड इंजीनियर बनने का रास्ता आसान बनता है, पर क्योंकि C++ इम्प्रूवाइज्ड वर्जन है तो इसकी डिमांड ज्यादा है।
जावा डेवलपर बनने के लिए भी C++ की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। एक जावा डेवलपर की जिम्मेदारी होती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर डेवलप करना। C++ के साथ लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिखना पॉसिबल है। मेमोरी मैनेजमेंट और सिस्टम की परफॉर्मेंस पर इसका इम्पैक्ट जैसी चीजें आप C++ के साथ सीख जाते हैं। वैसे भी जावा में लिखे गए प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन यूज होती है, जिसे क्रिएट ही C++ से किया गया है। तो C++ की इम्पोर्टेंस वैसे भी बढ़ जाती है। C और C++ दोनों के बारे में काफी कुछ जान लेने के बाद अब दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज को देख लेते हैं। तो दरअसल C++ का सुपर सेट है, इसलिए दोनों लैंग्वेजेस में एक जैसे सिंटैक्स, कोड स्ट्रक्चर और कंपाइलेशन मौजूद है। लगभग C के सभी कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स C++ में यूज होते हैं और लगभग सेम काम करते हैं। C और C++ दोनों ही टॉप डाउन एग्जीक्यूशन फ्लो, प्रोसीजरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग फॉलो करते हैं। दोनों में ही सेम नोशंस ऑफ स्टैक, हीप, फाइल स्कोप और स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। दोनों ही लैंग्वेज में ये कीवर्ड्स कॉमन है, जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, चार, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, INT, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, DF, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल। अब दोनों के बीच के अंतर को भी देख लेते हैं। पहला अंतर है दोनों की डेफिनेशन को लेकर के। तो C एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसमें सब कुछ ब्रेक होकर फंक्शन बन जाता है और काम पूरा होता है। C ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को सपोर्ट नहीं करता और वहीं C++ प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इसका फोकस ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज करने पर होता है। C++ में क्लास नाम से फील्ड नेम रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि C++ में क्लास एक रिवर्स्ड कीवर्ड है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेकर के दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि C एरर हैंडलिंग के लिए फंक्शंस को यूज करता है, वहीं C++ में वेल डिजाइन्ड ट्राई कैच ब्लॉक्स है, जो डीबगिंग को एक इजियर प्रोसेस बनाते हैं। C का फाइल एक्सटेंशन है .c और C++ यूज करता है .cpp एक्सटेंशन। C में सभी वेरिएबल्स को फंक्शन ब्लॉक की शुरुआत में डिक्लेयर करना पड़ता है, वहीं C++ में कोड से पहले वेरिएबल्स कहीं पर भी डिक्लेयर हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म का एक तरीका होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें एक ही फंक्शन का सेम नेम रखते हुए उसका पर्पस अलग रखा जा सकता है। पर ओवरलोडेड फंक्शंस का नाम एक होता है पर पैरामीटर्स अलग होते हैं। C फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता, पर C++ करता है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। C और C++ दोनों में मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, बस दोनों के तरीकों में अंतर है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए C यूज करता है कैलक और मैलक फंक्शंस, वहीं मेमोरी एलोकेशन के लिए C++ यूज करता है न्यू और फ्री ऑपरेटर और मेमोरी डी एलोकेशन के लिए यूज करता है डिलीट ऑपरेटर। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि C एंड C++ में से आपको कौन सा सबसे पहले सीखना चाहिए, तो ये पूरी तरह से आपके करियर और प्रोग्रामिंग गोल्स पर डिपेंड करता है। ऐसा लग सकता है कि C के मुकाबले C++ सीखना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, पर हमेशा ऐसा नहीं है। कुछ एक्सपर्ट C के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना रेकमेंड करते हैं, क्योंकि C और C++ में बेसिक एक्सरसाइजेस सेम होती हैं। C में पॉइंटर्स के साथ एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। C में स्ट्रिंग्स को इम्प्लीमेंट करना एक हार्ड प्रोसेस है, लेकिन आप अगर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है तो C के साथ शुरू करने से आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलती है। अगर C# के साथ शुरुआत हो चुकी है तो C सीखना एक सिमिलर एक्सपीरियंस देता है। C में पकड़ मजबूत हो जाए तो आप C++ और जावा जैसी दूसरी लैंग्वेजेस में इजीली स्विच कर पाते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझते हैं, उनके लिए पहले C++ सीखना एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज में C++ कॉमन है और किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में C++ से रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर डेवलपिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्विक एंट्री चाहिए तो C++ के साथ आगे बढ़ना समझदारी है। इनकेस अगर आपने C या C++ के बदले जावा से शुरुआत की है तो पहले C++ आप सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेवलपिंग के अलावा भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक ऐसा एरिया है जहां पर रियल वर्ल्ड सिग्नल्स जैसे साउंड्स, इमेजेस, टेम्परेचर्स के साथ काम करना पड़ता है और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए C++ एक सूटेबल लैंग्वेज है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से
डिजिटल इनपुट सिग्नल्स को मेजर, मैनिपुलेट और एनालाइज किया जाता है, जैसे सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, डेटा कंप्रेशन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, वॉइस रिकॉग्निशन, स्पीच प्रोसेसिंग, ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग। ये कुछ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है। जब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को ऑडियो सिग्नल्स पर यूज किया जाता है तो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। डिजिटल सिग्नल के अवेलेबल हो जाने पर डीएसपी ऑडियो की परफॉर्मेंस और क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। ज्यादातर डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस डीएसपी को यूज करते हैं। क्यों C++ डीएसपी के लिए एक बेस्ट लैंग्वेज है, ये जान लेते हैं। C++ से हार्डवेयर लेवल की कोडिंग पॉसिबल है। डीएसपी में भी हार्डवेयर लेवल की कोडिंग लगती है। C++ में वो एबिलिटी है कि वो सीधे हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सकता है और परफॉर्मेंस एनहेंस करता है। C++ से सीपीयू की लेटेंसी और ओवरलोडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। कंप्यूटर साइंस में मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है एक प्रोग्राम कैसे कंप्यूटर मेमोरी को यूज करता है। तो C++ यूज करता है डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब प्रोग्रामर को मैन्युअली ये बताना पड़ता है कि मेमोरी कहाँ स्टोर्ड है और कैसे उसे रिमूव किया जाएगा। और जब मेमोरी मैनेजमेंट डायनेमिक के बदले ऑटोमेटिक हो तो वो ज्यादा मेमोरी और सीपीयू पावर यूज करता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस करता है जिसे स्टोर करना पड़ता है। तो C++ डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट से लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को भी हैंडल कर लेता है। इसलिए C++ का इस्तेमाल मेमोरी स्पेस और सीपीयू परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ाता है। C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, मतलब ये सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज के मुकाबले कंपाइल्ड लैंग्वेज में बने एप्लीकेशंस ज्यादा फास्ट परफॉर्म करते हैं। इसलिए C++ को डीएसपी के लिए परफेक्ट माना जाता है। वहीं डीएसपी के लिए पाइथन और मैटलिब भी यूज होते हैं, पर उनकी परफॉर्मेंस स्लो होती है, क्योंकि सोनार डेटा कंप्रेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, स्पीच प्रोसेसिंग के लिए स्पीड मैटर करती है। तो अपने कंपाइल्ड नेचर के चलते C++ फेवरेट बन जाता है। अगर आप C++ डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट है जिसे डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेटा स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल कंपोनेंट काउंट होता है। इन्हें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग C++। एक एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर की अच्छी समझ एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। C++ के कुछ पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एरेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिक्वेंशियल लिस्ट ऑफ वैल्यूज को एरे कहते हैं। एरेज का इस्तेमाल सेम डेटा में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। एक पूरे डेटा सेट पर काम करने के लिए एरे एक अच्छा ऑप्शन है। एरेज वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। एरे में जो वैल्यूज स्टोर किए होते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। C++ का अगला पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक्स। ये भी एरेज पर बेस्ड होता है, पर लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी LIFO ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब मोस्ट रिसेंटली एडेड आइटम सबसे पहले निकलता है। जैसे कि आपने किताबें ली और एक के ऊपर एक रख दी, अब सबसे आखिर में रखी किताब सबसे ऊपर है तो आप सबसे पहले उसे ही उठाएंगे। अब अगला डेटा स्ट्रक्चर है क्यूज। ये भी एरेज बेस्ड है, बस यहाँ पर डेटा निकलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस में, मतलब जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा। जैसे टिकट काउंटर, जहाँ जो पहले आता है उसे सर्विस दी जाती है। क्यूज 4 तरह के होते हैं। पहला है एरेज, जिनको हमने जस्ट डिस्कस किया। दूसरा है लिंक्ड लिस्ट। ये कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो पॉइंटर्स से आपस में जुड़े होते हैं और एरेज के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, पर लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नंबर 3 पर है डायनेमिक एरेज, जो कि खुद को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर लेते हैं। ये एरे जितना सिंपल होता है और लिंक्ड लिस्ट जैसा फ्लेक्सिबल भी होता है, पर दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स के मुकाबले ये स्लोअर भी होता है। नंबर 4 पर है हीप्स। ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर होता है जो क्यू में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सर्च करने के काम आता है। हीप्स में एक पेरेंट नोड अपने चिल्ड्रन नोड से या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू चिल्ड्रन नोड होता है। हैश टेबल्स, ग्राफ्स, बाइनरी ट्रीज जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज होते हैं, पर C++ में सबसे ज्यादा यूज होने वाले डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एरेज, वेक्टर्स, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, मैप्स और सेट्स। सबसे कम यूज होता है हैश टेबल्स, हीप्स और ग्राफ्स का। C और C++ को लेकर के इतना कुछ है कि इन दोनों को एक ही डॉक्यूमेंट्री में सब अप करना बहुत मुश्किल है, पर इस डॉक्यूमेंट्री से लगभग सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट में इनकी इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे।
तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इन दोनों से शुरुआत कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।